एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरत होगा उन सारे कॉन्सेप्ट को समझाया था। अगर आप लोग एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर नहीं भी देखे ना इंट्रोडक्शन वीडियो तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और जिस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको सॉल्व करते समय ही बताते चलूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे ए बी सी 3 वेक्टर्स दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलिए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है वाई, तो प्लस वाई स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है जेड, तो जेड स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालें तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट 3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ गया रूट 3। उसी प्रकार से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो देखिए रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिख लेंगे, -3 का स्क्वायर इक्वल टू देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट अंडर, इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो 62 आ जाएगा, रूट 62। यही आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। उसी प्रकार से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3, प्लस अब देखिए के का कोफिशिएंट है -1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि प्लस 1/3। अब इस तीनों को ऐड कर देंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 का तो वैल्यू 1 ही होगा। यही तो निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 अलग अलग ऐसे वेक्टर्स को लिखना है आपने लोग को जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग यहाँ पे लेट वेक्टर ए इक्वल टू लिख लेते हैं 2i + 3j + 4k। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। देखिए बहुत सारा ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर अलग अलग है। अब यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू लिख लेते हैं 3i + 4j + 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए रूट अंडर 16 + 9 25, 25 + 4 29, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको ऐड कीजिए, 16 + 9 25, 25 + 4 29। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखिए उसी प्रकार से आप बहुत सारा ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन दोनों अलग अलग वेक्टर है। जैसे देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अलग अलग वेक्टर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है ना बात। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। 2 अलग अलग ऐसा वेक्टर्स लेना है जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू है i + 2j + 3k। आप लोग कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इस एग्जाम्पल को आप लोग भी फॉलो कीजिए।
अब एक और ऐसा वेक्टर अपने लोग को लेना है जिसका डायरेक्शन सेम इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो, बस मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। अब एक और वेक्टर लेना है जिसका डायरेक्शन सेम इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो, बस मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और वेक्टर ड्रॉ कर लिए। इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं। अब देखिए वेक्टर बी का जो लेंथ है ये वेक्टर ए के लेंथ का 2 गुना है, यानी मैग्नीट्यूड इस दोनों वेक्टर का अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना। आप लोग वेक्टर बी का लेंथ जो है ना ये और ज़्यादा भी ले सकते हो, वेक्टर ए से 3 गुना भी ले सकते हो, 4 गुना भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि वेक्टर बी का लेंथ वेक्टर ए के लेंथ का 2 गुना ही होना चाहिए। देखिए लेकिन दोनों वेक्टर का तो डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर बी जो है ये वेक्टर ए का 2 गुना है, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए, यानी कि 2i प्लस 2 2 जा 4j प्लस 2 3 जा 6k, ठीक है। अब देखिए ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। आप लोग इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल कर भी पता कर सकते हो कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या नहीं। अगर इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस सेम आ रहा है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। देखिए मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा फिर y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी प्रकार से z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हम लोग इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। अगर इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस सेम है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे लिखिए कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1 14, रूट 14 आ जाएगा, रूट 14, ठीक है, कॉमा 2 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 14, फिर 3 अपॉन रूट अंडर 14। ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर बी देखिए क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 प्लस 16 प्लस 36, कॉमा 4 अपॉन रूट अंडर यही 4 प्लस 16 प्लस 36, कॉमा 6 अपॉन रूट अंडर यही पूरा 4 प्लस 16 प्लस 36। देखिए 4 प्लस 16 प्लस 36 ये हो जाएगा 56, रूट 56, रूट 56 का वैल्यू होता है 2 रूट 14, 2 रूट 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 अपॉन इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 रूट 14, 2 रूट 14, कॉमा 4 अपॉन 2 रूट 14, कॉमा 6 अपॉन 2 रूट 14। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया 1 बाई रूट 14, कॉमा 2 बाई रूट 14, कॉमा 3 बाई रूट 14, 1 बाई रूट 14, कॉमा 2 बाई रूट 14, कॉमा 3 बाई रूट 14। देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस सेम आ गया ना। यहाँ पे लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, therefore vector a and vector b are in same direction, क्लियर है बात? बहुत आसान है कि नहीं, कुछ मुश्किल है क्या?
इसको मिटा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स 2y प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो x एंड y का क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। देखिए वेक्टर 2i प्लस 3j इक्वल टू वेक्टर xi प्लस yj, वेक्टर xi प्लस yj। देखिए अगर दो वेक्टर इक्वल है ना तो इसके i का कोफिशिएंट इसके i के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड इसके j का कोफिशिएंट इसके j के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, यानी कि y इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यही आंसर है अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। देखिए अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हो, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हो, तो वेक्टर ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे एंड पॉइंट बी को टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। एंड वेक्टर ए बी निकालने के लिए हम लोग x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस दोनों पॉइंट का कुछ नाम हम लोग रख लेते हैं। लेट a इक्वल टू 2,1 एंड b इक्वल टू -5,7 यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5,7। ठीक है, अब देखिए ये a है ये b है। वेक्टर ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1i है तो यहाँ पे -5 -2 -7i प्लस y2 माइनस y1j यानी कि 7 माइनस 1 6j। ये वेक्टर ए बी निकल गया। अब यहाँ पे बोला गया है फाइंड दी स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो i और j का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे और -7i एंड 6j को हम लोग वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर -7 एंड 6। ठीक है, जो i और j और k का कोफिशिएंट रहता है ना इसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर, ये पूरा -7i एंड 6j, -7i एंड 6j, इसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने लोग को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना है। बहुत आसान है निकालना। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है -2 तो -2, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 1 तो +1i। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है -2 तो -2, अब यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है +4 तो +4, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है -6 तो -6 और यहाँ पे j लिख दीजिए प्लस, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1 प्लस, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 5 तो 5, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है -7 तो -7 k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 1 + 1 2 2 - 2 0, ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए -2 - 6 -8 प्लस 4 -4, यहाँ पे -4 आ गया, माइनस प्लस माइनस यानी कि -4j। अब देखिए 5 + 1 6 6 - 7 -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस और 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट k लिख लीजिए। यही हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। आसान है ना, सम ऑफ वेक्टर्स निकालना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। वेक्टर a के डायरेक्शन में अपने लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए अगर वेक्टर a दिया गया हो और यूनिट वेक्टर a निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। यहाँ पे वेक्टर a क्या है i प्लस j प्लस 2k,
तो यहाँ पे लिख लीजिए i प्लस जे प्लस 2k अपॉन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, रूट अंडर i का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, रूट 6 हो गया। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 6 आई प्लस 1 बाई रूट 6 जे प्लस 2 बाई रूट 6 के। ठीक है, यही यूनिट वेक्टर ए निकल गया। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकालिएगा ना तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। देखिए वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अपने लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर पी क्यू निकाल लेते हैं। वेक्टर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जैसे x2 माइनस x1 आई होता है तो 4 माइनस 1 3i प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 3j प्लस 6 माइनस 3 3k। ये वेक्टर पी क्यू निकल गया। अब देखिए यूनिट वेक्टर पी क्यू अपने लोग को निकालना है। यूनिट वेक्टर पी क्यू, जैसे अगर वेक्टर ए दिया रहता है और यूनिट वेक्टर ए निकालना रहता है तो हम लोग वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, वेक्टर पी क्यू क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k बाई रूट अंडर 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 27। 27 को हम लोग 9 इंटू 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 3 यानी कि 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और अंदर में 3 फंस जाएगा, यानी कि 27 का रूट हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, अब इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो 3 बाई 3 रूट 3 आई प्लस 3 बाई 3 रूट 3 जे प्लस 3 बाई 3 रूट 3 के रूट 3 के। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यूनिट वेक्टर पी क्यू क्या आ गया, ये आ गया 1 बाई रूट 3 आई 1 बाई रूट 3 आई प्लस 1 बाई रूट 3 जे 1 बाई रूट 3 जे प्लस 1 बाई रूट 3 के 1 बाई रूट 3 के। ठीक है, यही आंसर है अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में अपने लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है -1, 2 माइनस 1 i प्लस, अब यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है +1, तो -1 प्लस 1 j। अब देखिए प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है -1, तो 2 माइनस 1 k। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस 1 1 इंटू आई -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म। 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू के, तो ये प्लस के हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आ गया आई प्लस के। हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर सी मान लेते हैं इक्वल टू वेक्टर सी। अब अपने लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर सी। यहाँ पे बोला गया था ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर सी मान लिए हैं। अब यूनिट वेक्टर सी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है, यानी कि आई प्लस के बराबर है, तो आई प्लस के अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्या हो जाएगा रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया आई प्लस के अपॉन रूट 2। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 आई प्लस 1 बाई रूट 2
के, यही आंसर है हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स के बराबर हो। इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर ए निकाल लेते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब अगर इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे, तो जो नया वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स के बराबर होगा। क्योंकि देखिए 8 इंटू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो 8 इंटू 1 8, यानी कि जो नया वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर ए निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है 5i माइनस जे प्लस 2k। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट अंडर 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 4 30। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर ए निकल गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। अब इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए निकाल लेते हैं। तो 8 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40i माइनस 8j प्लस 16k अपॉन रूट 30। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 40 अपॉन रूट 30i माइनस 8 अपॉन रूट 30j प्लस 16 अपॉन रूट 30k। अब देखिए, ये एक ऐसा वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स के बराबर है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना, तो ये 8 यूनिट्स आएगा। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। देखिए, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, हम लोग इसको वेक्टर a मान लिए हैं, इसको वेक्टर b मान लिए हैं। अब ये 2 माइनस 3 4, इसको हम लोग a1 b1 c1 मान लेते हैं। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू 4। अब देखिए, इसको हम लोग a2 b2 और c2 मान लेते हैं। a2 इक्वल टू माइनस 4, b2 इक्वल टू 6, a3 इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 निकालिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 4, 2 अपॉन माइनस 4 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालिए। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 6, माइनस 3 अपॉन 6 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन c2 निकालिए, यानी कि 4 अपॉन माइनस 8, 4 अपॉन माइनस 8 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। देखिए, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों इक्वल है। किसके इक्वल है, माइनस 1 बाई 2 के। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों किसके इक्वल है, माइनस 1 बाई 2 के। देयरफॉर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस अपने लोग को निकालना है। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला जाता है, अगर वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk दिया हो और इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग l, m एंड n से डिनोट करते हैं। l इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। m इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। n इक्वल टू हो जाएगा z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है। उसी प्रकार से हम लोग इसको वेक्टर a मान लिए हैं एंड l, m, n आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a, और वेक्टर a के डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग l, m, n मान लिए हैं। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन रूट अंडर, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन रूट अंडर 9 4 13 13 1 14, 1 अपॉन रूट 14। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 अपॉन रूट 14। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 14। यही तीनों इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, बहुत आसान है डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। यानी कि वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस अपने लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 1i प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 2 माइनस 2j प्लस z2 माइनस z1 के यानी कि 1 माइनस माइनस 3 यानी कि माइनस प्लस 3 के। ये क्या हो जाएगा देखिए -1 माइनस 1 माइनस 2i -2 माइनस 2 माइनस 4j प्लस 1 प्लस 3 4k। ये निकल गया वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। हम लोग वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन मान लेते हैं। लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 अपॉन रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, रूट 36 का वैल्यू हो जाएगा 6 यानी कि -2 अपॉन 6, 2 3 जा 6 तो -1 अपॉन 3। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए -4 अपॉन ये पूरा कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या है 6 है ना, तो 6 इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -2 अपॉन 3। अब n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए n इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 6 यानी कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 अपॉन 3। यही तीनों इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है सो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ox oy एंड oz। ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ये अपने लोग को प्रूव करना है। देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। इसको हम लोग वेक्टर a मान लेते हैं। अब वेक्टर a जो है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वेक्टर a जो है ये y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और वेक्टर a जो है ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। अब ये तीनों एंगल इक्वल है, ये अपने लोग को शो करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। देखिए अगर वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हो और अपने लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो हम लोग इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। या अगर अपने लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया हो कि ये जो वेक्टर a है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है यानी l इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर ये पता हो कि वेक्टर a जो है ये y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो m इक्वल टू कॉस बीटा हो जाएगा। अगर ये बात पता हो कि वेक्टर a जो है ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो n इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। इस दोनों तरीका में से हम लोग किसी भी तरीका का यूज करके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, l इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू, अगर इस तरीके का यूज करके डायरेक्शन कोसाइंस निकाले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 अपॉन रूट 3। फिर m इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू जे का कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1 अपॉन और नीचे तो रूट 3 ही रहेगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस गामा और k का कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों इक्वल है, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा तीनों इक्वल है ना। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब वेक्टर a जो है ये x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो लिखिए देयरफॉर वेक्टर a इक्वल टू
i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, आई इक्वल टू आई प्लस जे, वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, inclined to the axis OX, OY and OZ, OX, OY and OZ। क्लियर है? बात सही समझ में आया अच्छे से? कुछ मुश्किल है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1। देखिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इस दोनों पॉइंट को पॉइंट R जो है ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है I plus 2j माइनस के, मान लेते हैं कि वेक्टर P इक्वल टू है I plus 2j माइनस के। पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब वेक्टर R का क्या वैल्यू होगा ये अपने लोग को निकालना है। अगर वेक्टर R इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देखिए अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है और वेक्टर R जो है ये इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A अपॉन m प्लस n। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A अपॉन m माइनस n। ठीक है, बस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू वेक्टर Q, देखिए यहाँ पे 2 और 1 को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है ना m इंटू वेक्टर B, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर Q, 2 इंटू वेक्टर Q प्लस 1 इंटू वेक्टर P यानी कि वेक्टर P अपॉन m प्लस n है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब देखिए 2 इंटू वेक्टर Q का क्या वैल्यू है? वेक्टर Q का वैल्यू है माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, प्लस वेक्टर P का क्या वैल्यू है? I प्लस 2j माइनस के, I प्लस 2j माइनस के अपॉन ये 3। ठीक है, अब देखिए वेक्टर R इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j प्लस नहीं माइनस के अपॉन 3। ठीक है, वेक्टर R इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2i प्लस i माइनस i 2j प्लस 2j 4j 2k माइनस k अपॉन 3। अगर इसको अलग अलग करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3i प्लस 4 अपॉन 3j प्लस 1 अपॉन 3k। ठीक है, ये वेक्टर R निकल गया। अगर ये पॉइंट R जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा होता, अब अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता तो क्या करते हैं? एक्सटर्नली में तो माइनस लग जाता है ना ऊपर नीचे, तो ये हो जाता है 2 इंटू वेक्टर Q, वेक्टर R इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर Q माइनस 1 इंटू वेक्टर P यानी कि वेक्टर P अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब देखिए 2 इंटू वेक्टर Q का क्या वैल्यू है? वेक्टर Q है माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस वेक्टर P क्या है? I प्लस 2j माइनस के, I प्लस 2j माइनस के। अब नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस के। वेक्टर R इक्वल टू देखिए माइनस 2i माइनस i माइनस 3i 2j माइनस 2j प्लस 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2k प्लस k 3k, यही वेक्टर R है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q 2 पॉइंट्स है और इस दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने लोग को निकालना है। तो इस दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर R मान लिए हैं।
देखिए अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और इस दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर वेक्टर आर हम लोग को निकालना हो तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर पी मान लेते हैं प्लस इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर क्यू मान लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस वेक्टर q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k, 4i प्लस j माइनस 2k और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 2i प्लस 4i 6i प्लस 3j प्लस j 4j, 4k माइनस 2k 2k अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k और नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो गया 3i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस 2j प्लस k। यही तो है इस दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है सो दैट द पॉइंट्स a b एंड c विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इस तीनों पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये अपने लोग को शो करना है। सबसे पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं बस आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 9 41 रूट 41। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25। देखिए 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 34, 34 प्लस 1 35 और रूट 35। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर करें प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर करें तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर के। कैसे इक्वल आ जाएगा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्या है रूट 35 तो रूट 35 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है रूट 6 तो रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है रूट 41 तो रूट 41 का स्क्वायर। देखिए रूट 35 का वैल्यू 35 प्लस रूट 6 का वैल्यू 6 तो 35 प्लस 6 ये आ जाएगा ना रूट 41 का स्क्वायर 41। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रायंगल एबीसी के लिए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े होंगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस वेक्टर ए सी इक्वल टू 0। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है यानी कि ये सही है। जो इसमें से सही नहीं है वही अपने लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, लेकिन ये तो ट्रू है। अब देखिए अब अगर यहाँ पे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, अब इसका डायरेक्शन अगर चेंज कीजिएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा।
जैसे वेक्टर AC की जगह अगर वेक्टर CA लिखेगा तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग कीजिएगा क्या कि यहाँ पे BC की जगह लिखा हुआ है CB, वेक्टर AB, अब वेक्टर BC की जगह अगर CB लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज करें तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो माइनस वेक्टर CB हो जाएगा, और ये वेक्टर CA जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया, इक्वल टू 0, यानी कि ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है, ये गलत ऑप्शन है। अब जो गलत ऑप्शन है वही तो इसका करेक्ट आंसर है ना, तो ये अपने लोग का करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे माइनस वेक्टर CA नहीं ना हो सकता है, प्लस वेक्टर CA ना है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, और ये गलत है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अगर वेक्टर A और वेक्टर B दो कोलिनियर वेक्टर है तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, बस दोनों पैरेलल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट भी रहता और ये दोनों पैरेलल रहता तो इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे वेक्टर A इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3 के, वेक्टर B इक्वल टू है B1i प्लस B2j प्लस B3 के। अब अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है तो A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 होगा। इसका मतलब इसके रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स जो है ये प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा, द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। जो इसमें से गलत है उसको चुनना है ना, लेकिन ये तो सही है। अब देखिए, अब अगर ये दोनों कोलिनियर है तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी होगा, या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए होगा, जहाँ पे लेमडा की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए, ये तो सही हो गया। अब देखिए ये बात और ये बात तो एक ही है ना, यहाँ पे लेमडा की जगह +1 या -1 लिख दिया गया है और लेमडा की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि ये दोनों सेम बात है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी पढ़ के ही लग रहा है कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बोथ दी वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि इस दोनों के पास सेम डायरेक्शन हो, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, लेकिन अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों कोलिनियर होगा ना ये। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कोलिनियर होने के लिए दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो गलत है, और जो गलत है वही अपने लोग को चुनना था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।